साथ ही कंवर जी ने, उपेंद्र जी ने और स्वरूप जी ने तमाम मुद्दे हमारे सामने बहुत क्लियर कर दी। उसमें कोई ज्यादा बताने की बात बची नहीं। हमारा क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चीज खतरनाक है वो हमारे सामने स्पष्ट है। हालांकि इतने कम समय में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे जानने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही महामंत्री ने कहा था कि उसको सबको पढ़ना चाहिए, बेशक उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ें तो पढ़ने का हमारा एक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। क्योंकि अभी हम चित्तौड़गढ़ में इस मुद्दे पर जब हमने बात की तो हमारे बहुत विद्वान हमारे व्याख्याता थे, उन्होंने पहले कहा कि मैंने उसको पूरा पढ़ा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। और जब बातचीत हमने रखी तब उन्होंने कहा मैंने पढ़ा लेकिन ये चीज मेरे पकड़ में नहीं है। उसका कारण साथ ही महामंत्री जी ने बता दिया कि बहुत अच्छे शब्दों में शुरुआत की गई और जहां हमारे खिलाफ मार मारी गई है वो तो थोड़े से शब्दों में अंत में कहीं बीच में से रखी गई। सरकार ने जो करना है उसको विस्तार से नहीं लिखा, सरकार ने जो हमें भरमाना है उसको विस्तार से लिखा। इसलिए पढ़े लेकिन उस विशेष दृष्टि से पढ़े। एक मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा साथियों, ये जो हमारा आज का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम केवल इन मुद्दों के बारे में आपके सामने हम कोई बात रखते हैं, केवल इतना नहीं। असल में हमारा कार्यक्रम है कि जो हमारे प्रमुख मुद्दे, बेशक हमारा सत्ता सूत्री मानपत्र है उसमें सारी हमारी मांगे, लेकिन इस समय हम 3-4 मुद्दों को केंद्र में लेकर के एक बड़ी लड़ाई सरकार के सामने हम लड़ना चाहते हैं। उन 3-4 मुद्दों में जो सबसे पहला मुद्दा है वो हमारा तात्कालिक मुद्दा भी, क्योंकि हर मांग हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे ट्रांसफर का मामला है, इसमें ट्रांसफर का दौर चल रहा है। सामान्यतः मई में, अप्रैल मई से हम मानते हैं कि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और जून तक खत्म हो जानी चाहिए। सरकार भी ये कहती है ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं क्योंकि हम शिक्षक हैं, जिस विद्यालय में हम पढ़ाते हैं हमारा बच्चों से एक भावनात्मक चुनाव भी होता है। अगर हमें कोई मार्च का फैसला करे कि आपका ट्रांसफर करें तो हमारी इच्छा नहीं होती कि अब हमारा ट्रांसफर करो। हम सोचते हैं जिस स्कूल में जिस बच्चे को हमने पढ़ाया है उसके एग्जाम हम करवा करके जाएंगे और उसके बाद, इसलिए अगर हम ये लड़ाई फरवरी मार्च में अगर लड़े तो ट्रांसफर की लड़ाई हमारी ज्यादा गंभीर नहीं है, उसमें हमारा मानस नहीं होता और सरकार और अधिकारियों के पास भी एक रहता है कि अब तो आगे पीछ है, अब आप ट्रांसफर की बात कर रहे हो। तो बेशक दूसरे मुद्दे हमारे इससे भी गंभीर हैं, जैसा महामंत्री जी ने बताया, क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति लागू होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। परंतु आज की डेट में हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है स्थानांतरण, क्योंकि उसका यही समय है, इस समय के बाद नहीं हो सकता। और इसीलिए इस मुद्दे को लेकर के हम लगातार मई के महीने से, अप्रैल के महीने से, मई में तो हमने बड़ा कार्यक्रम किया जयपुर के अंदर, अप्रैल से हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि ट्रांसफर हो। और विशेष रूप से जो अध्यापक हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रिंसिपल के लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं, व्याख्याताओं के भी हो रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के भी हो रहे हैं, लेकिन अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हो रहे। इसलिए सबसे प्रायोरिटी में, सबसे प्रमुखता से अध्यापकों के ट्रांसफर होने चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग, इसको लेकर के हम लड़ें। लेकिन लड़ाई के बावजूद सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम लगातार हर तरह से प्रयास किए। हमारी ये भी मांग है कि ट्रांसफर पॉलिसी से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं आपको बहुत संक्षेप में बात आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि बिना पॉलिसी के ट्रांसफर की जहां तक बात है उसमें 2 चीज काम करती है, पैसा, भ्रष्टाचार और बड़ी सिफारिश। जिसकी बड़ी अप्रोच है, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, आपने भी पढ़ा होगा। एक शिक्षक है दिल्ली सरकार का, राजस्थान सरकार का नहीं है, दिल्ली सरकार का, जो हमारा सरकार का, हमारा यहाँ का कैडर में नहीं है, उसका दिल्ली से ट्रांसफर राजस्थान में किया और ये कह के किया कि इसके बिना हमारी शिक्षा चलती नहीं है, बहुत शिक्षा में काम करें। तो हम झगड़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पर क्योंकि उनकी अप्रोच थी, इसलिए और गवर्नमेंट का कर्मचारी होते हुए उसका ट्रांसफर हो गया
और हम राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, फिर भी हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इससे हमें समझ लेना चाहिए कि बिना पॉलिसी के हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि पॉलिसी हो, हम इसलिए चाहते हैं पॉलिसी हो, ये हम नहीं कह रहे। जब मुख्यमंत्री के सामने पूरे शिक्षक समुदाय ने कहा था कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार है, और मुख्यमंत्री ने उसके बाद में लगातार ये कहा कि हाँ बिल्कुल ही इसमें मेरे पास शिकायतें आ रही, इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। लेकिन पॉलिसी लागू हो रही है, पॉलिसी बन रही है, एक प्रक्रिया चली, और जब ट्रांसफर का वक्त आया तब कह दिए ये ट्रांसफर पॉलिसी तो हमारे मंजूर नहीं, हम नए सिरे से बनाएंगे, और उसके अध्ययन के लिए हम अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्या कर रहे हो आप? ऐसा क्या है ट्रांसफर पॉलिसी? मैं दावे से कह सकता हूं, इस हॉल में जो हम जितने साथी बैठे हैं, सरकार किसी को भी लाठी डाल के 3 को चुन ले और वो 2 दिन के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी बना के दे दे। क्या है पॉलिसी में इतना? एक प्रक्रिया ही तो बनानी है, किसका कैसे होना है, किसका क्या करना है। और फिर सरकार ने एक बहुत बड़ी एक आयोग बनाया था, एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने बड़ा अध्ययन करके 94-95 की एक रिपोर्ट दे दी, जिसके आधार पर एक बार ट्रांसफर भी हुए थे, ट्रांसफर पॉलिसी लागू। वो है ना सरकार के पास। अगर सरकार लागू करना चाहती है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करना चाहती है, कर ले, लेकिन कोई तो पॉलिसी बनाओ, कोई तो तरीका हो। अगर पॉलिसी नहीं हो दोस्तों, तो भ्रष्टाचार, पैसा, और उससे भी बड़ी एक चीज हो रही दोस्तों, जो आदमी को कचोटती। हमारा सबका, हम ऐसे नहीं है कि हमारा चाचा या भाई या हमारा सगा रिश्तेदार एमएलए, हम एमएलए के पास अप्रोच कराते हैं तो एक चैन बनती है। हम अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को कहते हैं, वो आगे किसी को पकड़ता है, वो तीसरे को पकड़ता है, चौथे को पकड़ता है, और एक अप्रोच करवाते हैं, एक डिजाइन करवाते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाए। हम ये मान लेते हैं कि पैसे हमने नहीं दिए, केवल हमने डिजाइन कराई। एमएलए हमें नहीं जानता, हमने कोई एहसान नहीं करेगा शायद, लेकिन जो एक चैन बनी है हमारे रिश्तेदारों की, क्या उनका हमारे ऊपर एहसान नहीं? यहां से जब हम जाएंगे, सारी उम्र जब भी कभी रिश्तेदारी में कोई बात आएगी तो वो टोकेंगे कि तेरा ट्रांसफर तो मैंने करवाया, तू क्या कर सकता है। और ये ऐसी चीज है जो अंदर से कचोटती है। हम नहीं चाहते किसी का एहसान। हमने अपना अध्ययन किया, हम पढ़े लिखे, कंपटीशन दिया, नौकरी लगे, और एहसान इनकी पॉलिसी नहीं होने की वजह से 10 लोगों का हम पे एहसान। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ट्रांसफर की पॉलिसी बनना चाहिए। हम इसलिए भी चाहते हैं दोस्तों कि जो जब ट्रांसफर का दौर चलता है, तो जो लोग ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वो तनाव में रहते हैं कि पता नहीं ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, किससे अप्रोच करें, क्या करना। केवल वो तनाव में नहीं रहते हैं, जो ट्रांसफर नहीं करवाना चाहते हैं, अपने ठीक जगह बैठे हैं, वो भी तनाव में रहते हैं, पता नहीं मेरी जगह कौन आ जाए, मुझे कहां भेज दिया जाए। अभी जैसा मैंने बताया कि हम एक राजस्थान के दौरे पे चल रहे हैं, एक जिले में हमें बताया, जब ये बात कर रहे थे हमारे एक साथी ने, कि जी ऐसा ही होता है। पिछले साल एक व्याख्याता ने 2.5 लाख रुपए दे करके ट्रांसफर कराया, पिछले साल अगस्त में, और इस अगस्त में वो उसके किट लगी और जैसलमेर पहुंचे। पहले वो चित्तौड़गढ़ थे, अब वो जैसलमेर पहुंचे, 2.5 लाख की गए। और जवाब क्या है इसका? जो 2.5 लाख गए, जब ये बात कही तो मजाक उड़ाया जाता है कि आपकी वैलिडिटी 2.5 लाख में 1 साल की। इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि ना हमें किसी का एहसान लेना पड़े, ना हम भ्रष्टाचार में हो, और ना हम लोग चुनाव में रहें कि पता नहीं कौन कब कहां जाएगा। इसलिए जरूरी है कि ट्रांसफर पॉलिसी, और ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार का क्या जाता है? सरकार का तो कुछ नहीं जाता ना, फिर ट्रांसफर पॉलिसी लागू क्यों नहीं हो रही? मुख्यमंत्री जी कहते हैं ट्रांसफर पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, हमारी मांग है कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू होनी चाहिए, तो फिर लागू क्यों नहीं हो रही? ये एक सवाल है हमारे सामने। उसका दोस्तों एक छोटा सा कारण है, और वो कारण है हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक। और क्यों नहीं चाहते? वो इसलिए नहीं चाहते कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधायक हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इतने गिरे हुए जमीन के हैं
कि लोगों से रिश्वत लेने के लिए, डिजायर के पैसे लेने के लिए वो चाहते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हो। पर हम ये नहीं कहते कि सारे विधायक ऐसे हैं, बहुत सारे विधायक ऐसे भी हैं जो पैसा नहीं लेते, पर उनको भी एक लत है कि जब वो सुबह घर से बाहर निकले तो उनके यहाँ जमावड़ा रहना चाहिए, 100-200 लोग गिड़गिड़ाते हुए मिलने चाहिए, साहब मेरी बेटी है, मेरी पोती है, मेरी भतीजा है, मेरा भाई है, मेरा ससुर है, उनका ट्रांसफर कर दो। ये जो उनको लत होगी कि लोग हमारे सामने गिड़गिड़ाने चाहिए, इसलिए वो नहीं चाहते कि ट्रांसफर पॉलिसी बने। इसीलिए दोस्तों हमने अपने पूरे प्रयास किए, लेकिन सरकार कस से मस नहीं बात करती है, पॉलिसी बनाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, और जब मौका आता है तो वही तरीका अपनाते हैं। शायद यहाँ उनको ये लगता है कि जो अध्यापक है वो कम पैसा देंगे, इसलिए वो व्याख्याता प्रिंसिपल उन्होंने करते रहो, मानते रहो, या और कोई डर लगता होगा, लेकिन अध्यापक पे आगे तो उनकी सुई रुक जाती है और ट्रांसफर पॉलिसी में केवल मूर्ख बनाते हैं। दूसरा दोस्तों जो हमें निकलना पड़ा है पूरे प्रदेश के अंदर, दूसरा ये है, जैसा हमारे साथियों ने बताया, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर ये तो हमारा हो गया तो तात्कालिक हमारा मुद्दा है, पर तात्कालिक मुद्दे के समाधान से हमारा काम नहीं चल सकता। मान लीजिए हमारा ट्रांसफर हो गया, हम घर पहुंच गए और 2 साल बाद हमारे सामने ये नौबत आ जाए कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो बल्कि मैनेजमेंट के कर्मचारी, आपको इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपके पेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे इससे चलो बाद में बैठे रहते, पेंशन का जुगाड़ था आगे तक। इसलिए केवल ट्रांसफर से काम नहीं चल सकता। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सुविधाएं हैं, चाहे वो पेंशन हो, चाहे हमारा इंक्रीमेंट का मामला हो, हमारा प्रमोशन का मामला हो, वो रेगुलर नियमानुसार इसी तरह से मिलना चाहिए, और वो तभी मिल सकता है जब वर्तमान सिस्टम कायम रहेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लागू कर रही है वो लागू नहीं है। इसलिए हमारे इस अभियान का एक बड़ा मुद्दा यह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करो। और ये लड़ाई केवल हमारे राजस्थान के अध्यापकों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के शिक्षक लड़े और उनका हिस्सा है। हमें इस बात का गर्व है तो जो पूरे देश में चल रहा है वो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत राजस्थान में भी चला रहा है और पूरे देश के अंदर झुकाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और दोस्तों दूसरा मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, नई एजुकेशन पॉलिसी जब हमने लड़ाई शुरू की और इन मुद्दों को लोगों के बीच में रखा, अभी जनता तक हम नहीं पहुंच पाया, ये प्रक्रिया चल रही है, आप और हमारा फर्ज बढ़ेगा, आज हम आपके सामने बात रखें, आप दूसरे जो अध्यापक यहाँ नहीं उनको समझाएंगे, आम जनता को भी बताएंगे। और बड़े स्तर पे जो हमने प्रयास किए उसका परिणाम यह हुआ कि आज देश के अंदर अध्यापकों के अलावा दूसरे अनेक ऐसे संगठन हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी को समझ रहे हैं, वो हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। जब शामिल हो जाएंगे तो सरकार की हिम्मत नहीं है, जब ये जन आंदोलन बढ़ेगा तो नई शिक्षा नीति उसी तरह से वापिस होगी जैसे किसानों के बड़े हुए 3 कानूनों को। दूसरा साथियों, जो पेंशन का मुद्दा पहले जिक्र हो गया, मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, केवल ये कहना चाहता हूं कि पीएफआरडी एक्ट क्योंकि हमारी ऊपर तलवार है, पीएफआरडी एक्ट रद्द होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसको लेकर हम पूरे प्रदेश के अंदर लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई हम करना चाहते हैं। एक लड़ाई हमारी जीत ली कि राज्य सरकार ने लागू कर दिया, पर अगर तलवार को कानून की लटकी हुई है, जब कानून हमारे खिलाफ है तो कभी भी दोस्तों, इसमें आपकी जानकारी में है बहुत सारे ऐसे खुराफाती लोग जो जनता के अधिकारों को छीनने के लिए कानून से कोर्ट का तलवार भी रखा है। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो कई लोग कोर्ट में चले गए कि हमारा ये सार्वजनिक रास्ता है बंद कर दिया, इसलिए किसानों को यहाँ हटाओ, हमारा ये अधिकार है जाने का। वो तो किसान क्योंकि बहुत लड़ा के आंदोलन था, हमने कोई बंद किया नहीं। जो कीले लगाई है रोड पर वो सरकार ने लगाई है, जो बैरिकेड लगाए हैं सरकार ने लगाए हैं, रास्ते बंद किए सरकार ने किया, हमने कुछ किया है, तो जा रहे हैं अपने रास्ते पर, इसलिए तोड़ने का आपका एक तरह से नहीं। पर कानून अगर पीएफआरडी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि न्यायपालिक कानून कोर्ट को जो कानून है उसके हिसाब से काम करता है। कोई खुराफाती कल को कोर्ट में चला जाए कि पूरे देश में 29 लागू है, राजस्थान में 30 लागू कानून नहीं है, तब क्या होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि पीएफआरडी एक्ट जिसके तहत 29 लागू होता है उस एक्ट को पूरी तरह से खत्म किया जाए, रद्द किया जाए, हमारी बड़ी मांग। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, जिसे हम भावग्रस्त
बना रहे हैं निजीकरण के लिए। स्कूल केवल अंग्रेजी मीडियम के निजीकरण के लिए नहीं है, जो हमारी शिक्षा नीति आ रही है वो तो है ही निजीकरण के लिए, पर इसके अलावा वातावरण बढ़ाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, जिसे लोग ये कहते हैं कि निजीकरण हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं कई जगह देता हूँ। जब ये अभी तो टोल रोड बहुत सारे बन गए, इसका ज्यादा महसूस नहीं होता, हालांकि जब चलते हैं अभी हम आ रहे हैं तो बड़ा दूर दूर हर जगह थोड़ा चलो फिर पैसे दो, थोड़ा चलो फिर पैसे दो। शुरू में जब टोल रोड बनना सरकार ने बढ़ाना योजना बनाई, तो जिन जिन टोल रोड को चिन्हित किया कि उनको टोल रोड बनाएंगे, उनको वर्षों तक उनको खड्डे बन गए, लोगों का जीना चलना मुश्किल हो गया। जो 1 घंटे का रास्ता है 5 घंटे लगने लगे, गाड़ियां खराब होने लगी। लोग ये सोचने लगे यार इससे तो टोल रोड ही बन जाए, पीछा छूटे, और जैसे टोल रोड बनी पैसे की ओर खुश हुए, ठीक है बड़े आराम से जा रहे हैं, क्योंकि वो जो तकलीफ थी उससे कुछ छुटकारा नहीं। सरकार हमारे स्कूलों को खत्म कर रही है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आज सरकार ये कहते कि इतने मिडिल स्कूल बंद, इन गाँव की स्कूल बंद, तो लोग खड़े हो गए, हम तो लड़े नहीं रहे, लोग खड़े हो गए हमारा स्कूल बंद कैसे हो सकता है। इसलिए सरकार ने बड़ी साजिश के तहत पहला काम तो ये किया कि जितने पद नियमानुसार स्कूलों में होने चाहिए उतने पद सर्टिफिकेट। दूसरा काम किया, सीनियर स्कूल बना दिए, लेकिन वह सब्जेक्ट नहीं थी, साइंस पढ़ना चाहते थे कहां पढ़े, कितने साइंस के स्कूल। तीसरा, जो पद है वो भी खाली पड़े। जब टीचर पूरे नहीं होंगे तो हम जानते हैं ठीक से सारा काम हो रही है। और अगला काम जो सबसे बड़ा कर रही है सरकार, जिससे वो वातावरण बनाने का करे, लेकिन हमारी अभी जान निकली जा रही है, वो है हम पे गैर शैक्षिक कार्यों की बमबारी। इतने काम हम पे थोपे जाते हैं, इतने काम हम पे थोपे जाते हैं कि हम पता नहीं यार कोई शब्द क्या यूज करते हैं, हमारे ऊपर एक शब्द यूज करते हैं कि आदमी गुंगला जाता है, उसको पता ही नहीं रहता कि क्या नहीं। रोज नए नए काम, और ऑनलाइन तो इतने काम है, हमें कोई मोबाइल सरकार नहीं दे रखा, कोई डाटा का पैसा सरकार नहीं देती, हमारा मोबाइल हमारा डाटा, और हमें उस अंगेज किए रखते हैं गैर कानूनी तरीके से। और अंगेज नहीं किए रखते, उसी पर हमारे सामने धमकियां भी हमारे पास आ जाती है कि आपने ये काम नहीं किया तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। हमारे पैसे से, हमारे मोबाइल से हमें धमकियां, ये गुंडागर्दी नहीं तोड़ती है सरकार। इसलिए बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने, इसको अगर हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब सरकार इसे और आगे कदम बढ़ाएगी। हमारा अभी हम पढ़ा नहीं पा रहे, फिर पढ़ाना हमारा बिल्कुल बंद कर दिया। और जब ये स्थिति हो जाएगी, तब जिस दिन सरकार ये कहेगी ये प्रचार करके स्कूलों में पढ़ाई नहीं, मास्टर तो पढ़ाते ही नहीं, इनको बंद कर देना चाहिए, तो क्या जनता हमारे साथ नहीं? क्यों उनको लगता है स्कूलों का कुछ नहीं? इसलिए एक बहुत बड़ी साजिश है हमें गैर शैक्षिक काम हम पे जो थोपे जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कानून है, शिक्षा अधिकार कानून, उसमें लिखा है कि अध्यापकों से गैर शैक्षिक काम नहीं करवाया जा सकता। कानून में लिखा है जो लोकसभा से पास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि अध्यापकों से गैर शैक्षिक काम नहीं करवाया जा सकता। हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा अधिकारी है मुख्य सचिव, उसने आदेश निकाल रखा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षिक काम नहीं करवाया जाए। कानून को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, और सबसे बड़े अधिकारी के आदेश को नहीं मानते। कलेक्टर से लेकर के तहसीलदार तक, डीओ से लेकर के सीडीओ तक। आपने कभी देखा इन सालों में कि कोई शिक्षा, दूसरे अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए, कोई शिक्षा अधिकारी हमारे स्कूल में विजिट पे आया और उसने शिक्षा की बात की, वो पूछेगा, 2 साल का पूछेगा, वो कैश बुक का देखेगा या कोई धमकाएगा, लेकिन वो कभी बात नहीं करता कि भी कोई पढ़ाने में कोई दिक्कत है क्या आपको, बच्चे कैसे आपके चल रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ, हम आप किसलिए हमारे अधिकारी। हमने ये जो शिक्षा अधिकारी हमने लड़के लगवाए कि अभी जो हमारे अधिकारी है वो हमसे हमें से बढ़ने चाहिए। क्यों बढ़ने चाहिए? क्योंकि उनको शिक्षा का अनुभव होगा तो हमें गाइड करेंगे। लेकिन हमारे अधिकारी आज क्या कर रहे हैं? धमकाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं, शिक्षा का कोई काम नहीं करते। ये जो वातावरण, इसको बदलना, इसको अगर नहीं बदलेंगे तो सरकार जिस दिन चाहेगी हमारे स्कूल समेटेगी। और इसीलिए दोस्तों हमने तय किया कि ये अगर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमें जो एक सोशल मीडिया से
जो एक प्रोग्राम सीधा लेकर के जो बने वो हमने कर दिया। हमने जिले पे प्रदर्शन किए, ब्लॉकों पे प्रदर्शन किया। अभी 20 तारीख को अभी साथी ने हालांकि शिकायत की उन्होंने, सब जगह से नहीं हुआ, तो ये आगे से हम कोशिश करें कि सब जगह से इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। पीओ से हमने ज्ञापन भिजवाए, जयपुर में हमने प्रदर्शन किया, शिक्षा मंत्री से मिले, अधिकारियों से मिले, मुख्यमंत्री के अधिकारियों से मिले। सब कहते हैं हमारी बात को तार्किक रूप से स्वीकार करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे काम नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर की पॉलिसी होनी चाहिए, हम सब करेंगे, करते नहीं। जब करते नहीं तो फिर करवाने का तरीका क्या? तरीका लोकतंत्र में एक है। सरकार जब नैतिक रूप से हमारी आवाज को नहीं सुनती, सरकार जब सद्भावना में हमारी बात नहीं सुनती है, तब एक ही रास्ता हमारे पास बचता है कि हम अपने संघर्ष को उन ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं जिसका स्वाभाविक परिणाम, जो सरकार चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, जो हमारी बात नहीं सुने उसको राजनीतिक रूप से नुकसान हो, उस ऊंचाई में अगर लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से ये होगा कैसे? दोस्तों, मैं एक निवेदन और इस बीच में करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत सारे साथी अति उत्साह में बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ बोलते नहीं। एक तो जब हम बड़ी लड़ाई लड़ते तो वो केवल क्षणिक आवेश से नहीं लड़ी जा सकती, वो एक दूसरे को गाड़ियां निकाल के नहीं लड़ी जा सकती, एक दूसरे की टांग खींच के नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए जरूरी है कि हम धैर्य से लड़ें, हम एक दूसरे का लड़ाई में सहयोग करें। अगर कोई हमें लगता है कि ये नहीं कर रहा है तो उसको प्रेरित करें, उससे झगड़े नहीं। और दूसरा साथियों, जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लड़ाई में मुख्य चीज ये है कि सरकार के सामने हम ये प्रस्तुत कर पाए कि कितने ज्यादा लोग इस मांग के पक्ष में, और ये कैसे हो सकता है। 2 उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी आवेश में लोग ये कहते हैं जयपुर चलो घेर लो, बीकानेर चलो निदेशालय को घेर लो। तो हम जानते हैं दोस्तों कि बिना तैयारी के हम जयपुर और बीकानेर का प्रोग्राम देंगे तो वहां लिमिटेड संख्या का सब नहीं पहुंच पाते, हमारी अपनी कुछ मजबूरियां भी होती है, वातावरण भी ऐसा होता है, वो संख्या की एक लिमिट होती है। लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हो। 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सबको मालूम है गुर्जर आंदोलन चला था, गुर्जरों ने अपनी किसी मांग को लेकर के। उस आंदोलन का केंद्र कौन सा था? उस आंदोलन का केंद्र जयपुर में था, राजधानी में थी, जिला हेडक्वार्टर भी नहीं था, और शायद तहसील हेडक्वार्टर भी नहीं था। उस सिकंदरा के पास जो दौसा में सेंटर था, सवाई माधोपुर। और उस आंदोलन का परिणाम, अब उनकी कितनी मांगे मानेंगे नहीं मांगे वो उस पर नहीं जाते इतने, लेकिन परिणाम ये हुआ कि सरकार झुकी, उनसे बातचीत की, उनको नेगोशिएट किया, बहुत सारे मुद्दे उनके हल किए। दूसरा, राजस्थान के अंदर कुछ साल पहले किसानों का गढ़साना में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का केंद्र ना राजधानी था ना जिला हेडक्वार्टर था। गढ़साना गंगानगर जिले का एक छोटा सा तहसील हेडक्वार्टर है, वो उसका सेंटर था। और किसान इस जज्बे से लड़े कि उस समय की बहुत बहुमत वाली जो सरकार थी वसुंधरा जी, उस सरकार को झुकाया और अपनी सारी मांगे मनवाई। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हम कहां आंदोलन कर रहे हैं, सवाल ये है कि कितनी ज्यादा संख्या हम दिखा सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों हम आपसे निवेदन करने आए हैं, 2 तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। पहला, कि जो भी कार्यक्रम हम तय करें उस कार्यक्रम में संख्या हमारी ज्यादा से ज्यादा दिखनी चाहिए। जैसे अभी जो पीओ स्तर पे हमने कार्यक्रम तय किया है, उसके पीछे हमारी सोच ये है कि हर पीओ से हर शिक्षक का साइन होकर के जब ज्ञापन रहेगा उसमें, क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं लगेगी, हमारी भागदौड़ नहीं है, पीओ क्षेत्र हमारा एक लिमिटेड एरिया है, वहां सब साथियों से हम साइन करवा सकते हैं और वो करवा के हम पीओ को देंगे, पीओ सरकार को भेजेगा, तो सरकार के सामने संख्या जाएगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस मांग के पक्ष में, उससे उन पर दबाव पड़ता है। पर इससे सरकार को ये लगेगा कि इतने लोग इसके पक्ष में, गुस्से का उसमें इजहार नहीं है। इसलिए गुस्से का इजहार भी जरूरी है। अगर सरकार ये नहीं मानेगी तो हम केवल साइन करके स्कूल में काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए हम ब्लॉक पे कार्यक्रम देते हैं, ताकि क्योंकि ब्लॉक हमारा छोटा एरिया, हम अपनी ड्यूटी करके भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं।
अगर पूरे टाइम का स्कूल है 4 बजे तक का, तो आधी छुट्टी से भी हम काम चला सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे ये है कि चाहे पीओ का कार्यक्रम आए तो पीओ के कार्यक्रम को भी आप गंभीरता से लें। अभी जो 20 तारीख का था, जिन क्षेत्रों में अभी जिन पीओ क्षेत्र के साथियों ने साइन करके ज्ञापन नहीं भेजा है, वो अब भी भेजें, ताकि सरकार के पास गिनती जाए कि इतने लोग इस मांग के पक्ष में हैं। और उसके बाद में अगले जो कार्यक्रम आए उसमें बड़ी संख्या में आप निकल के आए, क्योंकि पीओ स्तर पे हमारा आना ज्यादा आसान है, हमारा खर्चा कम लगता है, समय कम लगता है, हमारी छुट्टी भी खराब नहीं है। और उस पर नहीं मानेंगे तो हम कलेक्टर तक भी जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो जयपुर या बीकानेर भी जाएंगे। पर उससे पहले हम प्रदेश के अंदर ऐसा वातावरण बना देना चाहते हैं जिससे सरकार के ये समझ में आ जाए कि इस बार अगर अध्यापकों की बात नहीं मानी, इस बार अगर शिक्षक समुदाय की बात उनसे बात नहीं की, तो शिक्षक समुदाय आर और पार लड़ाई लड़ने के मूड में है। और अगर हम जानते हैं जब भी राजस्थान का शिक्षक आर और पार में आया है, सड़कों पे उतरा है, तब या तो उसकी मांग मानी गई है, और अगर जिस सरकार ने मांग नहीं मानी वो अगली बार सरकार कभी बना नहीं पाए। हम ये कहते नहीं है कि इसके किसको वोट दो या उसके खिलाफ वोट दो, पर तो लड़ाई में नहीं मानेगा, जनता उसको अपने आप तय कर देती है कि ये सरकार निकम्मी है, इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए हम इस ऊंचाई पे आंदोलन को ले जाना चाहते हैं, और इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप तैयारी कीजिए, कड़ी से कड़ी जोड़िए, एक दूसरे को तक ये संदेश लेकर के जाइए। लेकिन एक चीज हम जानते हैं साथियों कि बड़ा लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए संगठन भी मजबूत होना जरूरी है, उसकी कड़ी से कड़ी बढ़नी चाहिए। इसलिए जो लोग सदस्य नहीं है वो सदस्य बने, दूसरे लोगों को सदस्य बनाएं। हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी है, और उसके बाद में हर पीओ पर अगर, क्योंकि ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी, हम ये मान के चलते हैं चाहे कल ही ट्रांसफर हो जाए, पर हम ये मान के चलते हैं कि 2 महीने 3 महीने में हमारी ट्रांसफर हो, क्योंकि लड़ाई कभी भी अगर आप छोटी लड़ाई लेकर के चलते हो कम समय, तो उसमें थक जाते हैं। जैसे 10 दिन का लेके चले और 11वें दिन होते हैं 10 दिन तो हो गया, कुछ होना जाना नहीं। इसलिए प्रोग्राम हम 3 महीने का लेके चले, चाहे 3 दिन में हमारा काम हो जाए, ये हम मानसिकता लेके, और सरकार भी तब झुकती है जब सरकार को ये हो जाए कि इनका लंबा प्रोग्राम ही रुकने वाले नहीं। इसलिए हमारा संदेश ये होना चाहिए कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा संघर्ष बंद नहीं होगा, ये सरकार को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं खासकर जो हमारे नेता हैं, पदाधिकारी, उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हर पीओ स्तर पर कम से कम एक आदमी आप तय करें जो हर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट, क्योंकि नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम सब चाहते हैं, मान लीजिए एक पीओ को हम 50 आदमी हैं, हम 50 के 50 चाहते हैं कि ज्ञापन हो, पर ज्ञापन कोई लेके तो आए हमारे पास, किसी की जिम्मेदारी तो हो ना, साइन करने से कोई मना नहीं करता, पर ऐसा कोई एक आदमी तो हो जो हम ज्ञापन भेजें, उसको प्रिंट निकाले, आपके पास लेके आए, इस पे साइन करो, फिर पीओ को दे, 4 आदमी इकट्ठे होकर आप भेज दो। तो इसलिए हर पीओ क्षेत्र पर एक व्यक्ति आप चयनित कर लीजिए कि आप सारे काम हमें सूचना दोगे, और हमारी कोई समस्या है वो कलेक्ट करके संगठन के पदाधिकारियों तक पहुंचाओ, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक काम हम ये भी करें। और दूसरा जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, कि एक लड़ाई हमारी ऐसी है जो अब सरकार से हम मांग के रूप में नहीं हो, वो है गैर शैक्षिक काम, क्योंकि इसमें सब कर लिया, कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, मुख्य जो हमारा सचिव है उसने आदेश कर दिया गैर शैक्षिक पर, फिर भी लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे अधिकारी हमारे हमसे गैर शैक्षिक काम ले रहे हैं वो गैर कानूनी काम है, कानून तो उसके इजाजत नहीं देता, वो अपने उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करके हमसे काम ले रहे हैं। जो हमें कोई गैर शैक्षिक काम में लगाता है, इसका मतलब मुख्य सचिव के आदेश की अवहेलना कर रहा है। तो जब गैर शैक्षिक गैर कानूनी काम चल रहा है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि हम एक फैसला करें पूरे राजस्थान के अंदर, और एक सरकार को एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दें कि इतनी तारीख का टाइम आपके पास, या तो अपने आप इज्जत से सब काम आप बंद कर दीजिए गैर शैक्षिक काम। अगर आप नहीं करते हैं तो इस तारीख से राजस्थान का शिक्षक कोई गैर शैक्षिक काम नहीं करेगा, केवल पढ़ाने का काम करेंगे। ये हम निर्णय लेने जा रहे हैं, पर ये निर्णय यहाँ जो ऊपर बैठे उनके लेने से नहीं हो सकते। ये तब निर्णय हम ले सकते हैं जब आप सब लोग इसके लिए, पूरे राजस्थान के जो शिक्षक है वो इसके लिए तैयार हो जाए। ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो कानूनी काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे, कानूनी काम है। हमें मोबाइल नहीं दिया, हमसे कोई ये नहीं कह सकता कि आप मोबाइल पे ये सूचना ले और दो, सरकार ने थोड़ा दिया है, कोई नहीं कह सकता। हम
हम ये तय करेंगे कि इस तारीख के बाद में जो हमारा व्यक्तिगत मोबाइल है वो कोई सरकारी काम में नहीं है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, चाहे वो डीओ ने बना रखे हैं, सीडीओ ने बना रखे हैं, पीओ ने बना रखे हैं या हमारा हेडमास्टर ने भी बना रखे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर देंगे कि आप व्यक्तिगत बात है हमारी, जो आप हम अपना भाईचारा कुछ भी करेंगे हम, लेकिन सरकारी आप आदेश इस व्हाट्सएप पे आप डालोगे, हम उसको नहीं पढ़ेंगे ना उसका जवाब देंगे। ये हम तय करेंगे, क्योंकि ये काम एक आदमी नहीं कर सकता, एक लोग, एक तहसील, एक जिला नहीं कर सकता, ये सामूहिक रूप से हो सकता है। तो ये दो प्रोग्राम हम आपके बीच में लेके आए हैं। एक, तात्कालिक रूप से ट्रांसफर पॉलिसी और ट्रांसफर हो, ये लड़ाई है हमारी। दो, जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, खासकर जो हम पे बहुत बड़े हमले हैं, उनको लेकर के जो पूरे देश के पैमाने पे आंदोलन चल रहा है, उसमें हम बड़ी भागीदारी करें। और तीन, जो गैर शैक्षिक काम है उसको हम बहिष्कार करने का अपने साथियों को आपस में तैयार करें। ये तीन आपके सामने एक प्रस्ताव है। इसमें हम निकले इसलिए हैं कि हम अपने साथियों से पूछ के आए कि क्या हम इस तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं जस्ट ठीक चल रहा है, आप तो कोई पैरवी कर लो, कोई इधर उधर मिल मिला के अधिकारी से हमारा कोई होता है करा लो, लेकिन ज्यादा हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, तो हम वो आदेश मानेंगे आपका। अगर आप ये आदेश देंगे कि कुछ फॉर्मल लड़ाई हो जाए, कुछ धरने प्रदर्शन करने, कुछ ज्ञापन हो जाए, उसमें हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलता रहेगा, इतनी सर्विस कर दी और पूरी कर लेंगे। और अगर आप इसके पक्ष में हो कि बिल्कुल कुछ भी हो, ऐसा संघर्ष होना चाहिए कि सरकार हमारी मांगों को माने और गैर शैक्षिक कामों को हम एक ठोकर से उड़ा देंगे, अगर ये मानस आपका हो, अगर ये आप चाहते हो, तो हम इस तरह का प्रोग्राम करें। पर ये ऐसे नहीं चाहते। आपकी भावना ठीक से अभिव्यक्त हो, उसके बाद ही हम उस पर फैसला करेंगे। और इसका एक तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर एक तरीका ये हो सकता है, मैं अपनी बात खत्म करते हुए 2 नारे लगाऊंगा। उन नारों का जवाब आपको अपनी भावना अभिव्यक्त करने के लिए करना। अगर आप इस पक्ष में हो कि ठीक है, आप थोड़ा संगठन के तौर पर प्रयास करते हैं, तो आप परेशान मत कीजिए, हम आपके साथ तो हैं, लेकिन हम कोई सड़क पे नहीं आएंगे, आपका कोई बहिष्कार का प्रोग्राम नहीं मानेंगे, दूसरों को तैयार नहीं करेंगे। तो आप नारे का जवाब होते हैं, हम कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि एक अपना सर्वे, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, आप उस नारे का जवाब दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत तो लड़ेंगे, ये लोग मरे हुए थोड़े ही हैं, कुछ लड़ेंगे, कुछ आप लड़ो, कुछ हम आपका साथ देंगे, तो आप नारे का जवाब सहज भाव से नारे का जवाब दे दीजिए, मध्यम आवाज में दे दीजिए। और अगर आप इस पक्ष में हो कि बिल्कुल आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, और जिस दिन संगठन ये तय कर लेगा कि आज से इस तारीख से हम काम का बहिष्कार करेंगे, उसमें आप पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हो, न केवल आप, बाकी तमाम लोगों को आप तैयार करेंगे। अगर इस पक्ष में हो तो आप नारे का जवाब पूरी बुलंदी से, जितनी हर एक की है उस बुलंदी से दें और मुंह का तान करके। हमारे मंच पर जाखड़ साहब बैठे हैं, हमारे उपाध्यक्ष बैठे हैं, काला जी, महामंत्री जी बैठे हैं, ये आप जैसा जवाब देंगे ये नोट करेंगे और उसी के अनुरूप ये फैसला करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 2 नारे, केवल 2 नारे लगाऊंगा, इसमें आपको रिपीट की आवश्यकता नहीं, आपकी जैसी भावना हो ईमानदारी से वैसा ही आप जवाब देंगे। काला जी, तो बहुत बड़ा वजन आ गया, बहुत स्पष्ट फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।